नाउ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में ये सब जैसे दिया रहता है, अखिलेश स्लैम्स ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ करप्शन चार्जेस ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे साइड में एक न्यूज़ दी हुई है, लेफ्ट साइड में, एनजीटी अलाउज री ओपनिंग ऑफ गजरौला बेस्ड डेयरी फार्म। ठीक है, तो ये तो क्या अलाउ किया क्या नहीं, ये जो डेयरी अलाउ कर दिए तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन किसने अलाउ किया है, एनजीटी क्या है ये पता होना चाहिए। तो एनजीटी क्या है? एनजीटी फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये कैसी बॉडी है? कैसी बॉडी है मतलब किसी भी बॉडी को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एग्जीक्यूटिव। तो एनजीटी कैसी है? इट्स अ लीगल बॉडी। लीगल बॉडी मतलब बाय लॉ इट हैज़ बीन मेड, एंड इट हैज़ बीन मेड बाय एनजीटी एक्ट 2010। तो इसका काम क्या है? जो इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं उनको ये जितना फास्ट हो सके डिस्पोज करता है। और मैंडेट क्या है कि जो भी केस आ रहे हैं उसको 6 मंथ के अंदर वो उसको डिस्पोज कर सकें। और ये किस पे वर्क, किस प्रिंसिपल पे करता है? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो सही लगेगा, जो नेचुरली करना चाहिए उनको लगेगा, वो उस पे उसको फॉलो करेंगे, और ना कि सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हैं। तो एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। नाउ पेज नंबर 7, फर्स्ट इज ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्यू एंड फार बिटवीन। तो ये किस बारे में दिया हुआ है? वेस्टर्न घाट के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगेन मैप खोलिए, देखिए कि कौन सा रीजन है जिसको हम वेस्टर्न घाट्स के कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ मेजर सेक्शन ऑफ रेयर एंडेमिक एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड ट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है और बहुत सारे रेयर स्पीशीज़ वहाँ पे मिलते हैं। और ये कैसे पता चला है? बाय द प्रोजेक्ट ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन कोई भी बॉडी के आई सर्च करिए, देखिए, तो उसके 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे, अब देखिए अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, जैसे अभी बोटेनिकल सर्वे या एनजीटी या कोई किसी के बारे में भी देखें तो सब चीज़ को लिखना पड़ा, लेकिन अगर अगले बार ये सब फिर से जब न्यूज़ में आएगा तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा और फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम बचेगा। तो यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे के बारे में मेंशन है, फिर आईयूसीएन के बारे में मेंशन है, आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में मेंशन है। तो इसको आप एक बार सर्च करिए कि आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या है, और ये जो अलग अलग कैटेगरी होती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर अगेन साइड में एक न्यूज़ है, सहारा प्ली फॉर टाइम रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो सेकंड पैरा है, ऑर्डर टू सेबी, तो ये फिर से एक बॉडी के बारे में आया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगेन सर्च करिए, 3-4 पॉइंट लिखिए। then there is a news, white tiger in the Nilgiris is a first। वही अगेन कोई भी फ्लोरा या फौना न्यूज़ में है ये, तो उसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए कि वो क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो ये क्या है? ये तो रेयर स्पीशीज़ है, पहली बार पाया गया है ऐसा लिखा है। हाँ, तो रेयर वाइट टाइगर हैज़ बिन स्पॉटेड वेयर? इन नीलगिरीज। फिर से देखिए नीलगिरीज कहाँ है, और फिर यहाँ पे मेंशन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व। तो बायोस्फीयर रिज़र्व क्या होता है? जैसे पहले सेंचुरी था, तो सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में डिफरेंस देख लिए, तो अब अगेन बायोस्फीयर रिज़र्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में क्या डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे जो न्यूज़ दी है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो टाइगर है इसमें क्या रेयर टाइगर दिया हुआ है, तो क्या ऐसी रेयरिटी है इसमें, क्या डिफरेंस है बाकी इससे। ओके,
यहाँ पे इसका सेकंड लास्ट पैरा क्या है, द एनिमल इज़ नॉट एन एल्बिनो और वाइट टाइगर पर से। एल्बिनो क्या होता है, जो आपने देखा होगा, आपने अपने अपने आसपास देखा होगा कि कई ऐसे लोग रहते हैं जिनकी जो है मतलब फॉरेनर टाइप के दिखते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि फॉरेनर टाइप के दिखते हैं। हालांकि वो एक डिजीज़ है एल्बिनिज्म, जिसमें जो पिगमेंट रहता है मेलानिन वो उनके में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसकी वजह से वो वैसे नज़र आते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है द एनिमल इज़ नॉट एन एल्बिनो, तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो इसका डिस्टिंक्ट कलर है वो इसलिए नहीं है कि उनमें एल्बिनो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये जो अगर कोई भी वर्ड आता है तो उसको तुरंत डिक्शनरी में सर्च करिए, इसका मतलब क्या होता है, एल्बिनो का क्या मतलब होता है। ओके, नाउ पेज 8, जिसको सब वेरी इम्पोर्टेंट पेज माना जाता है, एडिटोरियल। तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये नहीं कि आप हर हफ्ते का हर एक एडिटोरियल इम्पोर्टेंट रहता है। आप एक बार हेडलाइन पढ़िए, एक आध दो लाइन पढ़िए, फिर अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इस साइड वाले को देखते हैं, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। अब यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है, तो ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि उतना मेजर इशू नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ मिसाइल डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे इस पूरे में क्या बात की गई है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया, यूएस उसके अगेंस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने ICBM मिसाइल टेस्ट किया है। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? सबसे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब ऐसी कोई भी मिसाइल जिसका रेंज 5500 किलोमीटर से अबव हो या 5005 किलोमीटर हो, उसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोलते हैं। और मिसाइल भी दो टाइप की होती है मेजरली, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है? एक प्रोजेक्टाइल वे में जाती है। ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल आपने छोड़ा, ये ऐसे पाथ फॉलो करते हुए अगर आपका टारगेट एयर पे है तो एयर में ही, ग्राउंड में है तो ग्राउंड में जाके वो उसको हिट करेगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। और क्रूज़ मिसाइल डायरेक्ट, क्रूज़ का जो मतलब होता है उसी मतलब के अकॉर्डिंग इस मिसाइल का भी नाम है। ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह नहीं रहता है इसका, स्ट्रेट राइट लेफ्ट हो सकता है, ये होता है क्रूज़ मिसाइल। तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए क्या कौन सा मिसाइल लिया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, मीडियम रेंज क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ चेंज। ये है क्या? ये पूरा आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इंडिया का उसमें क्या पार्ट है क्या नहीं है, ये आप पहले सर्च करके नोट डाउन कर लीजिए। देन आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल में ये बोला गया है कि पहले वर्ल्ड बैंक का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा रहता था कि कैसे ग्रोथ होगा, आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा, और सोशल डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मूवमेंट बढ़ते गए, तो अब जैसे कि प्रेजेंट रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने सोशल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो ये जो है चेंज है इस रिपोर्ट में पहले के रिपोर्ट के कंपैरिजन, ये दिया हुआ है इस आर्टिकल में। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर द स्लूज गेट्स क्लोज। तो अगेन स्लूज का अगर मतलब नहीं पता तो उसको मतलब देखिए, सर्च करिए। फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कौन से रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, गुजरात स्टेट में है। ये कब अभी अभी का प्रोजेक्ट है कि बहुत पहले से है? तो नहीं, इसका द फाउंडेशन वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू in 1961 only, and purpose, it is a multi-purpose project which includes irrigation and hydroelectricity. तो इस पूरे आर्टिकल में क्या बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है गवर्नमेंट को और उनके एक्शंस को, कि कैसे अगर कोई डैम बनता है या कोई प्रोजेक्ट होता है तो
जो लोगों को, जो अफेक्टेड पीपल हैं, उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो उनका गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं रखती है और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करती है। अगर लैंड का वादा दिया जाता है तो लैंड नहीं मिलता है, जितने जो अफेक्टेड हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है कि वो अफेक्टेड हैं। तो ये पूरे आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो और हाँ, अगर कोई टॉपिक के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव लिखने से भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता और सिर्फ पॉजिटिव लिखने से भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। यू शुड नो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 9. Okay, now here the first headline is an anguished farewell to austerity. तो ये बेसिकली लंदन की बात की गई है कि वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, क्या है, अभी क्या चल रहा है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, तो ये सब छोड़ सकते हो। हालांकि इसमें भी कोई वैसे बॉडीज़ मेंशन रहती है, जैसे यहाँ यूरोपियन यूनियन के बारे में मेंशन है। ब्रिटेन ने जैसे अभी यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया है, तो बेसिक पता रहना चाहिए कि क्यों विड्रॉ किया है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है। और राइट साइड में है रियलाइज़ द डी फैक्टो रियलिटीज़ ऑन JNK। तो JNK इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, तो इसके लिए हमेशा एक और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसका 370, तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे इस आर्टिकल में LOC की बात की गई है। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल वॉर की बात की गई है, तो कारगिल वॉर के बारे में पता होना चाहिए, LOC के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन सी बाउंड्री है, इंडिया और पाकिस्तान का क्या व्यू है इसको लेके, दोनों इस पे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अक्साई चीन के बारे में बात की गई है, तो अक्साई चीन किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है कि इंडिया के कंट्रोल में है। ये सब इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। और जो भी अगर मेंशन रहता है जैसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसको सर्च करके पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर नीचे में है सर्च फॉर अ न्यू इन्फ्लेशन नॉर्मल। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मेंशन है कि, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, गवर्नमेंट बनाती है कि RBI बनाती है ना। RBI मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। फिर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके बारे में सर्च करिए, उसके 3-4 पॉइंट नोट करिए। और इंडिया का उससे क्या एसोसिएशन है कि नहीं है वो। फिर यहाँ पे है इट्स रेनिंग लोन वेवर। तो हो क्या रहा है, वाई आर, क्या पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, वाई आर गवर्नमेंट राइटिंग ऑफ लोन्स मेड टू फार्मर। तो सबसे पहले आपको राइटिंग ऑफ का मतलब पता होना चाहिए कि राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। राइटिंग ऑफ का मतलब यह होता है कि अगर के मान लो मैंने किसी को लोन दिया है 8 लाख 10 लाख, और अगर वो केपेबल नहीं है या नहीं पे कर पा रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा कि ठीक है आप मुझे 8-10 लाख नहीं 4 लाख ही दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ, डिक्रीजिंग द वैल्यू। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फार्मर लोन है उसको राइट ऑफ कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि दे आर अनेबल टू पे बैक। एंड वाई दे आर अनेबल टू पे बैक, तो इसके तो कई रीज़न हैं, जिसमें एक रीज़न यहाँ पे मेंशन ये है कि जो भी प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है, उस पर वो सारा प्रोड्यूस लेती नहीं है। अगर मान लीजिए वीट के लिए या राइस के लिए मान लीजिए उन्होंने 1100-1200 पर क्विंटल रेट इस्टेब्लिश किया है, तो वो एक मार्जिन फिक्स कर देती हैं कि हर एक फार्मर या हर एक एकड़ से हम इतना टन, 10 टन या 2 टन 3 टन जितना भी, वो उतना ही लेंगी, उससे ज़्यादा नहीं लेंगी। तो होता क्या है, उतना तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रोड्यूस रह जाता है उसको वो कम प्राइस पे बेचना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट उससे ज़्यादा लेने को रेडी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है और क्या कर रही है इस वक्त कि वो उस पे तो ले नहीं रही है। क्योंकि अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरा प्रोड्यूस लेंगे
तो उससे जो फिस्कल बर्डन उन पे पड़ेगा वो इससे भी ज़्यादा पड़ेगा। लोन कम करने से जो बर्डन पड़ रहा है वो तो कम है, लेकिन अगर पूरा प्रोड्यूस MSP लेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेगी, तो और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये एक तरीका का टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फिर अगेन ये क्या कि कितना वाइड स्प्रेड है, कितना फ्रिक्वेंट हो रहा है, उस बारे में दिया हुआ है, और इम्पैक्ट दिया है कि ऐसा करने से होता क्या है। अगर आप लोन वेव कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप बर्डन, स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा उनको, जो क्योंकि जो बैंक लोन जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे उनको फिर बहुत सारे इम्प्लीकेशन रहता है। टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तब वो पे कर पाएंगे, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से या बाहर से लोन लेके पे करेंगे। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं। और क्या है, अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनको लगता है कि ठीक है अब स्टेट गवर्नमेंट तो हमारा लोन माफ़ कर दे रही है तो ले लेते हैं हम, मतलब इर्रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे, लोन लेके इधर उधर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जानबूझ के पे नहीं करेंगे। तो उनको ही बोला जाता है जानबूझ के ना पे करने वाले को विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो इसीलिए RBI भी हमेशा एक तरीके से मना करता है कि ये सॉल्यूशन सही नहीं है और एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, जब वो अगर इतना ही डिसएडवांटेज है, इतनी खामियां हैं इसमें, तो ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों इसलिए करती है क्योंकि जो पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो उससे क्या होता है, एक जो मेजर शेयर ऑफ वोट है वो भी एसोसिएट रहता है उससे। तो अगर वो इस तरीके से लोन वेव करके फार्मर्स को पैसिफाई कर पाएंगी तो उससे ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से होता है, कई बार जेन्युइनली करना पड़ता है, लेकिन अगर इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो ये सही नहीं है। इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन एंड अ डिफरेंट सॉल्यूशन हैज़ टू बी मेड आउट। एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट सॉल्यूशन, कि ये सबसे पहले तो ये सब बंद करना पड़ेगा और सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा कि आप प्रोड्यूस को क्यों नहीं ले रहे हैं, प्रोड्यूस को अगर ले रहे हैं तो उसको फिर आप कैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर में चेंज लाना ज़रूरी है और ये सब करने से बस एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन ही मिल पाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 10। फर्स्ट हेडलाइन इज री-एग्जामिन कॉलेगियम सिस्टम said by Supreme Court judge. So first of all, what is collegium system? It is a system of appointment by which judges are appointed. तो क्या बोल रहे हैं, ये पूरा एपिसोड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे पता रहना चाहिए कि हाँ कि ये क्या जस्टिस कर्नर एपिसोड हुआ है तो क्या हुआ है, ये क्या है, एक एग्जांपल है कोलेगियम सिस्टम के फ्लॉस का। तो कोलेगियम सिस्टम आपको पता रहना चाहिए, तो सर्च करिए फिर से। पेपर पढ़ते टाइम अगर प्रॉपर यूज़ करें इंटरनेट का तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगी, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स, बल्कि अब जैसे अगर फिर से आप कोलेगियम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो फिर से पॉलिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ना सही है। पेज नंबर 11। तो अगेन फर्स्ट पेज पे इंडिया इजराइल के बारे में था। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले उस जैसे अगर कोई बड़ा टॉपिक है जैसे GST हो गया, इंडिया इजराइल हो गया, या जो मतलब मेजर इशू जिस पे आपको लगता है कि हाँ और भी कई सारे पॉइंट ऐड किया जा सकते हैं या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। अब जैसे फर्स्ट पेज पे इंडिया इजराइल का जो नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ पे जो स्पेस अब छोड़ना चाहिए, जो कि ये हाँ ठीक है ये तो, या भी और जो भी एग्रीमेंट हुआ है या थोड़ा बहुत और कोई न्यूज़ में आता है तो वहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, बार बार आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिल रहा है कि जो उसकी बात हुआ था कि $40 मिलियन का फ़ंड एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो फ़ंड किस लिए यूज़ करेंगे और कहाँ से उसमें पैसा आएगा। तो क्या था, वो 40 मिलियन फ़ंड था, और ये 40 मिलियन फ़ंड कहाँ से आएगा, 20 मिलियन इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी, 20 मिलियन इजराइल कंट्रीब्यूट करेगा। इस फंड का नाम क्या दिया गया है, I4F। व्हाट इज़ I4F? इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
फिर लास्ट में न्यूज़ है सुषमा टू विज़िट नेपाल इन अगस्त। तो जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा कि कौन क्या है। जैसे सुषमा कौन से मिनिस्टर हैं, जेटली कौन से मिनिस्टर हैं, सुषमा कौन से मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये कहाँ जा रही, नेपाल जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि वहाँ पे बीमस्टेक समिट हो रहा है, उसको अटेंड करने। फिर अगेन एक बॉडी आई बीमस्टेक, और यह एक ऑर्गेनाइजेशन आया बीमस्टेक। तो फिर से एक सर्च मारो बीमस्टेक क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर हैं। और हाँ, किसी भी रीजनल बॉडी के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं तो उसके मेंबर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं, कौन नहीं है। क्योंकि ये जैसे यूएन है, यूएन की टोटल 193 मेंबर्स हैं, तो सारे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। और ऐसे ही जिसके 30 मेंबर हैं, 40 मेंबर हैं, तो वो सब याद रखना उतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे सार्क हो गया या बीमस्टेक हो गया, तो इन सब के मेंबर्स के बारे में पता रहना चाहिए। और इन सब को याद रखने का एक तो प्रैक्टिस से याद रहेगा, वो तो है ही, लेकिन इन सबको याद रखने का एक और तरीका है कि आप निमोनिक्स बनाते जाओ। निमोनिक्स बनाते जाओ मतलब जैसे बीमस्टेक है, तो बीमस्टेक में बेसिकली 7 मेंबर हैं। ये याद रखने का तरीका, बीमस्टेक में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 7। मेंबर कितने हैं? 7। ठीक है। और जैसे बी, अब निमोनिक्स आप अलग अलग वर्ड से भी बना सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से, या फिर जैसे इस जैसे बीमस्टेक के थ्रू, बीमस्टेक में हम इसी से बनाएंगे। कैसे? जैसे बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। तो ये हो गया शुरू के 5 अल्फ़ाबेट्स और 5 कंट्रीज़। अब 2 अल्फ़ाबेट्स बचे, ई और सी, और तो यानी कि कंट्रीज़ भी 2 बचे हुए हैं, लेकिन ई और सी से कोई कंट्रीज़ नहीं है। तो वो 2 एक्स्ट्रा, ई सी एक्सेट्रा 2 एक्स्ट्रा कंट्री कौन सी हैं? भूटान और नेपाल। ओके, तो ये सब तो प्रैक्टिस से याद रह जाएगा। और फिर अगेन वही कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है। इसका सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश में। और फिर से ये जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैप में आप देख लीजिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अच्छा हाँ, ये कंट्रीज़ जो हैं बीमस्टेक बनाती हैं। और बीमस्टेक का डेवलपमेंट पार्टनर कौन है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अगेन अगर आपको एडीबी के बारे में नहीं पता है तो फिर से एडीबी के बारे में देखिए, अगर पता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। पेज नंबर 12 पे वही है, ट्रम्प स्लैम्स चाइना ओवर नॉर्थ कोरिया। तो अगेन यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और चाइना के बारे में दिया हुआ है कि क्या चल रहा है, ट्रम्प ने क्या बोला है। और यहाँ पे 2-3 फिर से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है, जैसे G20 के बारे में मेंशन है। तो G20 के बारे में पता होना चाहिए, G20 क्या है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ कतार बॉयकॉट टू रिमेन इन प्लेस से सऊदी लेड ब्लॉक। हुआ क्या है, कतार को है जो सऊदी अरेबिया और जो अरब और भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। बॉयकॉट कैसे कर दिया है? वही कि अब हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, इस तरीके से। तो क्यों किया है? फिर से यहाँ पे तो कई बार आपको न्यूज़ पढ़ते पढ़ते, जैसे ये टॉपिक अभी कई दिनों से न्यूज़ में है, तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो उसको फिर से आपको बेसिक कॉज उसका क्या है कि क्यों बॉयकॉट किया है, क्या रीज़न है, दोनों के क्या व्यूज़ हैं, कतार के क्या व्यूज़ हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके क्या व्यूज़ हैं। तो ये एक बार बेसिक सर्च करिए, देखिए कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा किया गया है। ओके, और फिर अगेन लोकेशन, कतार कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया कहाँ पे है, तो वर्ल्ड मैप फिर से उठाइए और देखिए। फिर पेज नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे है सर्विसेज PMI एट 8 मंथ हाई, निक्की। तो सबसे पहले PMI क्या है? ये जितने इंडेक्स आते हैं ना, जैसे CPI, WPI, PMI, तो ये इंडेक्स के बारे में पता रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। PMI क्या है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। What is this? It is an indicator of economic health of the manufacturing sector. And what does it indicates? It basically indicates 5 major factors. First is new order, then production, inventory levels, supplier deliveries, and employment environment. Okay.
तो ये इंडेक्स कोई भी इंडेक्स न्यूज़ में आता है, और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस क्वार्टर में कितना परसेंट डाउन हुआ अप हुआ। बस बेसिक ट्रेंड पता होना चाहिए कि हाँ अभी कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन चल रहा है, ये नॉलेज होना चाहिए। और परसेंटेज इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि कितना परसेंट राइज हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और ठीक है, उसी तरह अगर CPI, WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में दिया रहता है तो वो पता रहना चाहिए कि ये कौन कौन इशू करता है, और ये इंडेक्स है तो किस चीज़ का इंडेक्स है, और इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, देन अगेन देर इज़ अ हेडलाइन, फाइनेंस मिनिस्टर क्लेरिफाइज डेफिनेशन ऑफ ब्रांडेड आइटम्स फॉर GST। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अच्छा तो ब्रांडेड आइटम्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन बेसिक GST के बारे में जितना ज़्यादा हो सके आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर देर इज़ अ हेडिंग, ISB टू स्टडी आधार इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, आधार इम्पोर्टेंट है कि आधार क्या होता है। तो आधार क्या होता है, एक 12 डिजिट कोड है। ओके, एंड इट इज़ इशूड बाय UIDAI। व्हाट इज़ UIDAI? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पता रहना चाहिए कि आधार क्या है, इसका पर्पस क्या है, और कौन इसकी स्टडी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नो, पेज नंबर 14, EPFO। तो यहाँ पे क्या कौन सा बैंक ऐड हुआ क्या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन EPFO के बारे में पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है। तो अगेन सर्च करो, राइट डाउन करो। एंड देन देयर इज मेंशन अबाउट पॉलिटिकल अनरेस्ट में एडवर्सली हिट टी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दार्जिलिंग। ये किससे एसोसिएटेड है, जो गोरखालैंड वाला इशू है उससे एसोसिएटेड है। तो इससे क्या पता चलता है कि कैसे एक मतलब स्टेटहुड का डिमांड चल रहा है, और जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टी इंडस्ट्री पे, वहाँ की और भी जो लोकल इकोनॉमी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ा जाए कि कैसे पॉलिटिकल इशू इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है एंड वाइस वर्सा, तो इससे चीज़ें अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग बनेंगी और उतना बर्डन नहीं रहेगा पढ़ने का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 15। तो जो मेन न्यूज़ रहती हैं वो पेज नंबर 14 तक ही रहती हैं, और एक न्यूज़ लास्ट वाले पेज में रहती हैं, और उसके बाद जो न्यूज़ रहती है वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। मतलब स्पोर्ट्स न्यूज़ में उतना वो सब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कोई गेम चल रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, विंबलडन हो रहा है, तो वो किस गेम से एसोसिएटेड है, और फाइनल उसमें कौन विनर है, इंडियन वुमेन का क्या भी पोजीशन है वुमेंस वर्ल्ड कप में, कहाँ हो रहा है वुमेंस वर्ल्ड कप, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। लेकिन एकदम किसने कितने स्कोर बनाए, क्या स्कोर रहा, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट। एंड देन पेज नंबर 16 अगेन, इंडिया क्लिंचेस एशियन चैम्पियनशिप। ठीक है, तो बस यही कि अभी एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से गेम से एसोसिएट था, और कौन जीता, किस के फाइनल में किसको हराया, बस ये पता रहना चाहिए। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ में बस की इवेंट्स पता होना चाहिए, और अगर कोई बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक वगैरह तो उसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में हमेशा न्यूज़ अच्छी न्यूज़ रहती हैं, लेकिन आज एडवर्टाइजमेंट है, तो ये एडवर्टाइजमेंट में भी 2-3 पॉइंट अच्छे हैं। क्या है, सबसे पहली बात उड़ीसा के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले देख लीजिए उड़ीसा कहाँ है, किस किस स्टेट को टच करता है। अब यहाँ पे मेंशन है ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए कि ये क्या है, क्यों न्यूज़ में रहता है इतना, IUCN स्टेटस क्या है। फिर किसके बारे में मेंशन है, चिलिका लेक के बारे में मेंशन है। ये इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो ये पता रहना चाहिए कि लेक का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश का क्या मतलब होता है, लेक, सी, ओशियन, रिवर, ये सब में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो ये था पेज नंबर 18।
तो यही सब है जो मेन इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस तरीके से अगर पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे टाइम भी आपको कम लगते जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पेपर पढ़ने से सिर्फ करंट इवेंट्स के बारे में पता चल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर थोड़ा सर्च करके पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा इंटरनेशनल, थोड़ा ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के साथ साथ इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ कवर होते जाएगा। तो इसीलिए अभी टाइम लगता है स्टार्टिंग में, तो लगने दो। अगर हो सकता है अभी अभी पेपर पढ़ना स्टार्ट करें तो 3-4 घंटा लगेगा स्टार्टिंग में, 1-2 महीना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभी जैसे NGT, WTO या वर्ल्ड बैंक किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको बार बार वो चीज़ सर्च करके पढ़ के लिखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो सब अगेन search is not required. So you will time get reduced and you will be able to complete the newspaper in 1.5 hours. So now let us discuss what are the points to remember while reading a newspaper. First is understand every word, body, organization. Okay, whatever you are studying, focus on it. That what is the body, what is the organization, and every word. Don't skip anything. कि अच्छा चलो छोड़ो इसको, तो देख लेंगे बाद में। आराम से पढ़ो, रिलैक्स रह के, लेकिन पढ़ो, उस चीज़ को फोकस करके पढ़ो। देन सेकंड इज़ गिव टाइम, हैव पेशेंस। टाइम तो लगेगा क्योंकि हर कोई भी चीज़ एकदम तुरंत नहीं होती है, धीरे धीरे ही सब कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, पेशेंस रखो और बस मेहनत करते जाओ, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देन understanding the things develop your interest and you will not treat it as a burden anymore. इसीलिए जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को जानोगे तो उसके बारे में आपको इंटरेस्ट आते जाएगा और फिर वो बोर नहीं लगेगा। और उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अभी तो ये पढ़ना है, बहुत बर्डन है। तो बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो और जितना हो सके चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो, एक दूसरे से मिंगल करके पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट आते जाएगा और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। ये आपको कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, तो क्या पढ़िए उस बारे में कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, क्यों है, किस लिए है, कब है, क्या है, कैसे है। ये सब अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ आफ्टर रीडिंग आस्क योर सेल्फ वेदर यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन वॉट यू हैव रीड टू अ पर्सन हु हैज़ नो नॉलेज अबाउट इट। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद आप एज्यूम कर लीजिए कि चलो ठीक है, आपको वो चीज़ मान लीजिए नहीं आता था, ये इसके पहले नहीं आता था, और अगर आपको खुद को ही या किसी और ऐसे को एक्सप्लेन करना है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कितना सिंपल लैंग्वेज में और कितना करेक्टली आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो चीज़ कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छे से समझ आई है। ठीक है, देन वही है कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपके सारे दूसरे टॉपिक भी कवर होते जाते हैं। और क्योंकि करंट इवेंट्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो करंट इवेंट्स के साथ साथ जो अगर आप इंटरलिंक करके हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और ओवरऑल आपको कोर्स कंप्लीट करने में वो हेल्प करेगा ही करेगा। ये नहीं होगा कि अभी तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ा है, फिर अलग से हिस्ट्री भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, साथ में पढ़ते जाइए, थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी सर्च करते करते, तो वो ओवरऑल बेनिफिट उसका मिलता ही है। तो बस इसी तरीके से पढ़ते जाइए और धीरे धीरे खुद भी आइडिया होते जाएगा कि और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे और अच्छे से न्यूज़पेपर पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।